State the essentials of Muslim marriage as per principle of Muslim law. तो मुस्लिम मैरिज के असेंशियल्स क्या है ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है, बट क्वेश्चंस जो आ सकते हैं एग्जाम में उस हिसाब से हम ये कर रहे हैं कि असेंशियल्स ऑफ मुस्लिम मैरिज. अ मुस्लिम मैरिज विच इज़ कॉल्ड निकाह इज़ अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट. ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है बिकॉज इसमें प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस होता है. Entered into between a man and a woman for a purpose of legalizing their relations and procreation of children. For a marriage to be valid under Muslim law, certain essential conditions must be fulfilled. तो essentials of a valid Muslim marriage जो निकाह है उसका essentials ये है कि proposal and acceptance है, ijab and kabul. Proposal is called ijab and the kabul is called acceptance. The first essential of a Muslim marriage is a valid proposal and the acceptance. तो एक पार्टी proposal डालेगी, दूसरी पार्टी accept करेगी. Usually husband put the proposal and wife accept it. The proposal and acceptance must take place in the same meeting. एक ही मीटिंग में होना चाहिए, एक ही साथ इजाब और कबूल एक ही साथ होना चाहिए. एक्सेप्टेंस जो है वो क्लियर होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए. Example, if a bridegroom proposes marriage and a bride accepts it immediately in the same gathering, the requirement is fulfilled. अगर इजाब एक मीटिंग में है, कबूल नेक्स्ट मीटिंग में है, तो वो वैलिड मैरिज या वैलिड निकाह नहीं है. कंपिटेंस ऑफ द पार्टीज, जो दो पार्टीज इस सिविल कॉन्ट्रैक्ट को करते हैं मैरिज के, हस्बैंड एंड वाइफ, तो उनकी क्या कंपिटेंसी होनी चाहिए, मतलब क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, क्या उनकी एबिलिटी होनी चाहिए. तो एक तो he or she has attained the puberty, usually 18 years plus, is of sound mind and is capable of giving valid consent. एक तो वो साउंड माइंड के होने चाहिए, मेंटली सेन होने चाहिए, इनसेन नहीं होने चाहिए, और वैलिड कंसेंट देने के लिए कैपेसिटी होनी चाहिए. A minor's marriage can be contracted by a lawful guardian. तो इसके बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ा है कि कहीं कहीं माइनर का भी मैरिज जो है वो कराया जा सकता है. उसमें लॉफुल गार्जियन को उसका कॉन्ट्रैक्ट उसके बिहाफ पे करता है लॉफुल गार्जियन. गार्जियन कैन बी द फादर और द ग्रैंडफादर, और फादर या ग्रैंडफादर अवेलेबल नहीं है तो उसके मदर साइड के जो मेल रिलेटिव्स होंगे वो उनके लॉफुल गार्जियन बन सकते हैं फॉर माइनर्स मैरिज. बट यूजुअली माइनर मैरिज जो है वो यूजुअली हम देखेंगे तो इंडिया में अलाउड नहीं है. एंड फ्री कंसेंट के दोनों ही पार्टीज, हस्बैंड एंड वाइफ, फ्री एंड वॉलेंटरीली कंसेंट दे रहे हैं. उन पे कोई भी फोर्स, फ्रॉड, कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है. कभी भी अगर कोई भी कंसेंट की बात होती है, किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट के कंसेंट की बात होती है, तो वो कंसेंट फ्री फ्रॉम ये जो चार चीज़ें हैं उससे फ्री ही होना चाहिए. मतलब वो ना फोर्स से मिला है, फोर्सफुली उनसे कंसेंट नहीं लिया गया है, ना ही फ्रॉडफुली उनसे कंसेंट लिया गया है, ना ही उनसे कुछ छुपा के कोर्शन है, ना ही किसी का अनड्यू इन्फ्लुएंस लगा के कि इसने बोला है तो करना है, किसी बड़े आदमी ने बोला है, किसी का इन्फ्लुएंस में वो कर रहा है, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए. तो ये चारों कंडीशन यूजुअल कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी होती है कि कॉन्ट्रैक्ट शुड बी फ्री फ्रॉम फोर्स, फ्रॉड, कोर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस. जो कंसेंट है तो वो कंसेंट फ्री होनी चाहिए, वॉलेंटरी होनी चाहिए. बोथ द पार्टीज मस्ट विलिंगली एग्री टू मैरिज. विटनेस का प्रेजेंस होना ज़रूरी है एज पर सुन्नी लॉ. तो शिया लॉ का अलग है. सुन्नी लॉ में विटनेस असेंशियल है. 2 मेल विटनेसेस. अगर 2 मेल विटनेस नहीं है, एक मेल और 2 फीमेल, इतना हो, मतलब अगर 2 मेल नहीं है, 1 मेल है, तो 1 मेल के सामने दूसरी 2 फीमेल्स. तो ये रिक्वायरमेंट है विटनेस की एज पर सुन्नी लॉ. तो मैरिज होगा, एक ही मीटिंग में होगा, एक ही मीटिंग में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होगा इन द प्रेजेंस ऑफ 2 मेल विटनेस और 1 मेल एंड 2 फीमेल. ऐसे करके विटनेस होगा तो ही वो मैरिज जो है वो अप्रूव होगी या वैलिड कही जाएगी. और उसके असेंशियल्स भी हमने देखे कि वॉलंटरी होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, और कोई भी तरह का फोर्स, कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं लगा होना चाहिए. और विटनेस की भी ये है
कैपेबिलिटी है, ऐसे नहीं विटनेस किसी बच्चे को बना देंगे। तो विटनेस जो है वो एडल्ट होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मैरिज प्रोसीडिंग्स, उसको पता चलना चाहिए कि ये मैरिज के लिए विटनेस बन रहा है। तो साउंड माइंड का होगा तो ऑब्वियसली उसे पता ही होगा। इन शिया लॉ विटनेस आर जनरली नॉट असेंशियल। तो सुन्नी लॉ में विटनेस चाहिए, शिया लॉ में विटनेस नहीं होंगे तो भी चलेगा। हस्बैंड एंड वाइफ अगर रेडी है, एक्सेप्ट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज को, तो वो वैलिड मैरिज है। Absence of legal disabilities. There should be no legal prohibition against the marriage. Prohibited relationship, कौन से prohibited relationship है जिसमें आपस में मैरिज नहीं की जा सकती है? तो ये लीगल डिसेबिलिटीज़ है, मतलब इनमें ऐसा होगा कि ये लीगली वो लोग मैरिज नहीं कर सकते अगर वो चाहें तो भी। कौन होंगे जो आपस में मैरिज नहीं कर सकते हैं? जो कॉन्सैंग्विनिटी है, मतलब ब्लड रिलेशनशिप है, मदर एंड सन, ब्रदर एंड सिस्टर, फादर एंड डॉटर, अंकल एंड नीस, ऑब्वियसली ब्लड रिलेशन में है तो उनमें मैरिज प्रोहिबिटेड है। अगर अफिनिटी है, अफिनिटी मतलब अगर उसी मैरिज से अगर कोई बच्चा बॉर्न हुआ है, चाहे वो उनके पास रह रहा है या नहीं रह रहा है, तो वैसा कोई भी marriage is prohibited due to relationship arising from marriage, arising from affinity actually। तो अगर कोई भी ऐसी मैरिज नहीं हो सकती है जो उनकी मैरिज से ही कोई बॉर्न हुआ है, तो वो ऑब्वियसली उनके बच्चे जैसा ही हुआ, तो अफिनिटी जो है वो प्रोहिबिटेड है। फॉस्टरेज मतलब ये होता है कि जो कोई भी एक पेरेंट अगर कोई भी एक पेरेंट अगर जिसका एक्सपायर हो जाता है उसके बर्थ होने के पहले, तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि कोई मदर बच्चे को जन्म देने से 1 मिनट पहले एक्सपायर हो जाती है, तो उसको फॉस्टरेज चाइल्ड बोला जाता है। या कभी ऐसे होता है कि बच्चे के जन्म होने के पहले उसके फादर एक्सपायर हो जाते हैं, तो दोनों में से कोई भी एक पेरेंट अगर किसी का एक्सपायर होता है जिस बच्चे का, तो उसे फॉस्टरेज चाइल्ड बोलते हैं। तो पर्सन्स जो भी कोई फॉस्टरेज होगा, फॉस्टरेज बच्चा भी है अगर किसी का, तो उसके साथ भी मैरिज जो है वो कॉन्सेंग्यूनिटी में आ जाएगी, ब्लड रिलेशन में आ जाएगी, वो अलाउड नहीं है। मैरिड शुड नॉट बी ड्यूरिंग इद्दत। इद्दत इज़ द वेटिंग पीरियड जो यूजुअली वाइफ वुमेन जो होगी, मुस्लिम वुमेन, अगर उसने डिवोर्स वेटिंग पीरियड रहता है डिवोर्स के बाद, यूजुअली 3 मंथ्स का रहता है इद्दत पीरियड, वो इद्दत पीरियड में मैरिज नहीं हो सकती है। अगर इद्दत पीरियड है तो वो मैरिज जो है वो इनवैलिड हो जाएगी। अ मुस्लिम वुमेन ऑब्जर्विंग इद्दत वेटिंग पीरियड आफ्टर डिवोर्स और डेथ ऑफ हस्बैंड कैन नॉट वैलिडली मैरी अनदर मैन अनटिल द पीरियड इज़ कम्प्लीटेड। तो वो किसी और मैन से मैरिज नहीं कर सकती जब उसका वेटिंग पीरियड है, इद्दत पीरियड चल रहा है। तो सर्टनिटी ऑफ पार्टीज, द आइडेंटिटीज ऑफ ब्राइड एंड ग्रूम मस्ट बी क्लियरली नोन एंड सर्टन। तो दोनों की आइडेंटिटी उन दोनों को पता होनी चाहिए, इसका नाम क्या है, कहाँ रहता है, कौन है, मतलब नोन, वो उसको जान रहा है तब उससे मैरिज कर रहा है। ऐसा नहीं है उसको पता ही नहीं है, किसी और देश से आया है, कौन है और मैरिज कर रहे हैं। तो ब्राइड और ब्राइड ग्रूम एक दूसरे को अच्छे से जानते हो। देयर शुड बी नो एम्बिग्विटी, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए रिगार्डिंग द पर्सन्स एंटरिंग इनटू मैरिज। ऐसा नहीं हो कि वो उसको कोई और समझ के उससे मैरिज कर रही है, उसे लग रहा है ये कोई और है, या लड़का उसको कोई और समझ के मैरिज कर रहा है, उसको लग रहा है कि ये कोई फेमस राइटर है, या ये कोई फेमस एक्टर है, या ये कोई फेमस कोई और है। तो एक्चुअली जो दोनों हस्बैंड और वाइफ है उन दोनों की पहचान में एक दूसरे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। महर इज़ अ डोवर जो वाइफ को मिलता है, मुस्लिम वाइफ को मिलता है। डोवर इज़ अ असेंशियल इंसिडेंट ऑफ मुस्लिम मैरिज। इट इज़ अ सम ऑफ मनी और प्रॉपर्टी पेएबल बाय हस्बैंड टू वाइफ। तो हस्बैंड अपनी वाइफ को जो अमाउंट देता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस मैरिज। अगर मैरिज होगा एज पर जो असेंशियल्स ऑफ मैरिज हमने पढ़े उस हिसाब से वैलिड मैरिज होगी तो ही वाइफ के लिए महर के लिए वो एप्लीकेबल होगी, महर उसको मिलेगा, जो डोवर है उसे मिलेगा। इवन इफ द अमाउंट इज नॉट फिक्स्ड
at the time of marriage, the wife's right to dower remains. Usually क्या होता है, मैरिज के टाइम पे ही डिसाइड होता है कि उसको महर कितनी मिलेगी, भले अभी नहीं मिलेगी, बाद में मिलेगी, लेकिन महर का अमाउंट वाइफ का हक है और वाइफ को मिलता है। तो वाइफ का जो महर का अमाउंट है, अगर मैरिज के टाइम पे डिसाइड नहीं भी हुआ है तो भी वो एंटाइटल्ड है डोवर के लिए, महर के लिए। लीगल इफेक्ट्स ऑफ अ वैलिड मुस्लिम मैरिज। लीगल इफेक्ट्स क्या है? म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं हस्बैंड एंड वाइफ के, एक कॉन्ट्रैक्ट है। लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन लेजिट तभी ही होंगे जब मैरिज लेजिट होगी, जो मैरिज है वो असेंशियल्स जो भी कंप्लीट कर रहे हैं वो वैलिड होगी, तो ही चिल्ड्रन जो है वो लेजिट होंगे। राइट ऑफ इनहेरिटेंस, जो मुस्लिम हम लोग सक्सेशन एक्ट पढ़ते हैं कि उनके हिसाब से जो उनका सक्सेशन है, उनकी वसीयत है, वो कैसे डिवाइड होगी अगर वो विल बना के नहीं गए हैं। तो राइट ऑफ इनहेरिटेंस पे भी तभी ही हक होगा वाइफ का और बच्चों का अगर वो मैरिज वैलिड मुस्लिम मैरिज है तो। वाइफ्स राइट टू मेंटेनेंस एंड डोवर, वाइफ का जो राइट है वो डोवर के लिए तो है ही, लेकिन अगर वो लोग सेपरेट हो रहे हैं तो मेंटेनेंस के लिए भी उसका हक तभी बनेगा अगर उनकी मैरिज वैलिड हुई होगी, मैरिज सही तरीके से सही सबूतों के साथ विद द असेंशियल्स जो भी हमने देखे कि एक्सेप्टेंस एंड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड देन विटनेसेस एंड साउंड माइंड एंड एज प्यूबर्टी, जो भी कुछ हमने देखा, तो वो सारी चीज़ें अगर वैलिड होंगी तो ही वो मेंटेनेंस के लिए मांग कर सकती है इन केस ऑफ डिवोर्स। म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस ऑफ कोहैबिटेशन, अगर वो साथ में रह रहे हैं तो म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस जो भी होंगे साथ में रहने के, तो वो सब भी वैलिड मुस्लिम मैरिज के ही लीगल इफेक्ट्स होंगे। कंक्लूजन यही है कि वैलिड Muslim marriage requires a lawful proposal and acceptance, competent parties होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए और विटनेस होने चाहिए। विटनेस सिर्फ सुन्नी लॉ में ही चाहिए, शिया लॉ में विटनेसेस की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब चीज़ें वैसे ही होगी, मतलब प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस होगा, कॉम्पिटेंट पार्टीज़ होंगी, फ्री कंसेंट होगा और एब्सेंस ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स। तो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप जो कॉन्सेंग्विनिटी में है, जो आपस में रिलेटिव्स हैं अगर वो, तो ऐसा कुछ है, ब्लड रिलेशन है, तो वो प्रोहिबिटेड है वैसा मैरिज। एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ इद्दत, अगर इद्दत का पीरियड है तब भी मैरिज नहीं किया जा सकता। सर्टनिटी ऑफ पार्टीज़, उसको पता होना चाहिए कि ये बंदे का नाम फलाना है, जो भी है सर्टन होना चाहिए कि ये बंदा यही है, ये टीचर है, ये डॉक्टर है, जो भी उनका प्रोफेशन है उसे पता होना चाहिए वो किससे मैरिज कर रहा है। और वाइफ का राइट टू द डोवर, तो ये सारे एसेंशियल्स जब फुलफिल होंगे तब मैरिज को बोलेंगे कि वो सही है, दैट इज़ वैलिड मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ। तो असेंशियल हमने अभी देखे वही है, इजाब एंड कबूल, दैट इज़ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कॉम्पिटेंसी, फ्री कंसेंट, प्रेजेंस ऑफ विटनेस, अब्सेंस ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप हो, जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है उसमें नहीं होनी चाहिए मैरिज, इद्दत पीरियड कंप्लीट होने के बाद होनी चाहिए, पार्टी की सर्टनिटीज़ और मेहर। तो दीज कंडीशंस एंश्योर वैलिडिटी ऑफ मुस्लिम मैरिज अंडर प्रिंसिपल ऑफ मुस्लिम लॉ। अब मैरिजेस कितने काइंड के होते हैं एज पर मुस्लिम लॉ? ऐसे मैरिजेस होंगे जिनको सही होगी, ऐसे भी मैरिज होंगे जो मुस्लिम मैरिज के हिसाब से गलत है, नॉट वैलिड है। तो नॉट वैलिड कौन से होंगे? जो वैलिड नहीं होंगे, जो हमने अभी देखे कि एक वैलिड मुस्लिम मैरिज के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो वो इनवैलिड मैरिज हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई फ्री कंसेंट से नहीं है, ज़बरदस्ती मैरिज है, तो वो इनवैलिड मैरिज हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस में एक्सेप्टेंस उसी टाइम पे नहीं हुआ है लेकिन 2 मीटिंग बाद हुआ है, तो वो वैलिड मैरिज नहीं मानी जाएगी। और जितनी भी चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो उसके रिलेटिव्स है, ब्लड रिलेशन है, कोई कज़िन भाई है, जो भी कुछ है, तो वैसा कुछ है, तो वो भी कॉन्सेंग्युनिटी में आ जाएगा, तो वो भी प्रोहिबिटेड होगा। तो जो भी मैरिजेस इन सब कंडीशंस को फॉलो नहीं करेंगी वो इनवैलिड मैरिजेस हो जाएंगी। तो काइंड्स ऑफ मैरिजेस की अगर हम बात करें तो निकाह जो है इज़ रिगार्डेड एज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज अ रिलीजियस ड्यूटी। ये सिर्फ सिविल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इनके बीच में रिलीजियस ड्यूटी भी है। डिपेंडिंग अपॉन इट्स वैलिडिटी एंड लीगल स्टेटस, मुस्लिम मैरिजेस आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट इज सही मैरिज इज़ अ
वैलिड मैरिज। जो वैलिड है, जो अभी हमने देखी सारे कंडीशन, जो वो सारे फुलफिल एसेंशियल्स को फुलफिल करती है, वो ही सब लिखना है। इजाब एंड कबूल, फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंट पार्टीज। कॉम्पिटेंट पार्टीज मतलब क्या होंगे? साउंड माइंड होगा। और अगर ये भी एक कंडीशन हो सकती है, अगर बंदा साउंड माइंड का नहीं है, वो इनसेन है, मेंटली इल है, ऐसा कोई बंदा है या ऐसी कोई बंदी है, तो वो मैरिज वॉइड हो जाएगी, वो सही मैरिज, वैलिड मैरिज नहीं कहलाएगी। और अटेनमेंट ऑफ प्यूबर्टी, तो वो भी एक कंडीशन है वैलिड मैरिज के लिए। प्रेजेंस ऑफ विटनेस का होना ज़रूरी है, जो सिर्फ सुन्नी लॉ में ही चाहिए, शिया लॉ में विटनेस की ज़रूरत नहीं है। नो लीगल प्रोहिबिशन बिटवीन दी पार्टीज, तो लीगल प्रोहिबिशन, लीगली वो लोग प्रोहिबिटेड ना हो, दैट इज़ कॉन्सैंग्युनिटी ना हो, आपस में ब्लड रिलेशन नहीं हो, और मेहर जो है वो पेबल हो। तो लीगल इफेक्ट वही है कि हस्बैंड एंड वाइफ को म्यूचुअल राइट्स एंड एब्लिगेशन मिलते हैं। जो चाइल्ड होते हैं उसमें से वो लेजिट होंगे, और वाइफ को मेंटेनेंस और डोवर का जो है वो एंटाइटल होगी उसके लिए, और म्यूचुअल राइट्स होंगे दोनों इनहेरिटेंस के, मतलब उसके मरने के बाद जो इनहेरिटेंस, उसे सक्सेशन वसीयत मिलेगी, उसमें राइट्स तभी मिलेंगे अगर वैलिड सही मैरिज होगी, तो सही निकाह होगा। तो सेकेंड है बाटिल मैरिज। बाटिल इज़ अ वॉइड, दैट इज़ not valid marriage. Partial marriage is absolutely void from the beginning and has no legal effect. तो वो पहले से ही वो void है। जैसे कि यहाँ पे बताया है कि void marriage क्या होगी, तो हमें पता है जो valid marriage नहीं होगी वो void होगी। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे कि marriage with prohibited degrees of relationship, mother, sister या daughter, ऐसी मैरिज है तो वो वॉइड मैरिज है, जिसे बाटिल मैरिज बोलेंगे। वो पहले से ही वॉइड है, एब इनिशियो ही वॉइड है, मतलब पहले से ही वो इलीगल है। मैरिज विथ अ मैरिड वुमेन, अगर कोई वुमेन ऑलरेडी मैरिड है तो उससे मैरिज नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा किया है तो वो मैरिज पहले से ही वॉइड है, इलीगल है, इलेजिट है। मैरिज विथ अ वुमेन ड्यूरिंग प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, तो ड्यूरिंग प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप भी हो सकता है, ड्यूरिंग प्रोहिबिटेड टाइम भी हो सकता है। अगर इद्दत के टाइम पे किसी ने मैरिज की तो वो मैरिज वॉइड हो जाएगी। या फिर प्रोहिबिटेड बाय रिलेशनशिप बाय ब्लड रिलेशन है, मदर है, सिस्टर है, डॉटर है, तो उसके साथ मैरिज प्रोहिबिटेड है, वो अगर मैरिज हुई तो वो वॉइड मैरिज होगी, जिसको बाटिल मैरिज बोलेंगे। अफिनिटी है, फॉस्टरेज है, मतलब भले ही उस बच्चे को पैदा नहीं किया है लेकिन उसे पाला है, तो ऐसा भी बच्चा जो होगा वो बच्चा ही कहलाएगा उनका, तो वो रिलेशन में भी मैरिज नहीं हो सकती है। लीगल इफेक्ट क्या होंगे? कोई मैरिचुअल राइट्स नहीं होंगे, कोई ऑब्लिगेशन, मेहर, डोवर कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज ये मैरिज पहले से ही इलीगल है, इलेजिट है, वॉइड है, नल एंड वॉइड है, इलेजिट भी नहीं है, नल एंड वॉइड है, वॉइड ही है। चिल्ड्रेन जो होंगे वो कंसिडर्ड इलेजिटिमेट, इसमें अगर ऐसी मैरिज ये लोग कर भी लेते हैं तो उनके जो बच्चे होंगे वो लेजिट नहीं कहलाएंगे जनरली। बट इन सम केसेस ऐसे बहुत से केस लॉस हैं जिसमें कोर्ट ने ये डिसाइड किया है कि अगर ऐसे बच्चे हो भी रहे हैं तो उन बच्चों की गलती नहीं है, अगर उनके माँ बाप ने इनवैलिड मैरिज किया है तो। फॉर एग्जांपल इद्दत पीरियड में मैरिज किया है, या किसी रिलेशनशिप में ऑलरेडी रिलेटिव्स हैं वैसा कोई मैरिज किया है तो बच्चों की गलती नहीं है। इसीलिए बच्चों को लेजिट बनाकर और बच्चों को मेंटेनेंस दिया गया था ऐसे केसेस में, अगर उनका डिवोर्स होता है तो, ऐसी वाली मैरिज का डिवोर्स होता है तो। बट यूजुअली ऐसा होता है कि ऐसी मैरिजेस को ही वॉइड बताया जाता है, इसीलिए कोई वाइफ का हक नहीं होता मेंटेनेंस के लिए, डोवर के लिए, ना ही बच्चों को लेजिट कहलाया जाता है। इसीलिए बच्चों को इनहेरिटेंस का भी हक नहीं मिलता है। जो फादर के एक्सपायर होने के बाद उनके बच्चों को 1/3 जो प्रॉपर्टी मिलती है एज पर मुस्लिम सक्सेशन एक्ट, तो वो भी उनको नहीं मिलता है अगर वो मैरिज बाटिल मैरिज होगी तो। तीसरी होगी फसीद मैरिज। फसीद मैरिज ये होगी जो इर्रेगुलर है लेकिन जिसको रेगुलर कराया जा सकता है। ये जो है ये मैरिज वॉइड है, इसको करेक्ट करने की गुंजाइश ही नहीं है, कैन नॉट बी करेक्टेड, वो पहले से ही वॉइड है। इर्रेगुलर मैरिज क्या होगी? फसीद मैरिज होगी। दैट इज़ मतलब 3 टाइप की मैरिजेस हमने देखी, एक तो सही, एक बाटिल और एक फसीद। बाटिल जो है वो वॉइड है, पहले से ही अलाउड नहीं है। फसीद जो है वो इर्रेगुलर है लेकिन उसको क्योर कर सकते हैं, उसमें हम ठीक कर सकते हैं उस चीज़ को। फसीद मैरिज इज़ वन that suffers from a temporary or a curable defect. It is not completely void and can become valid if defect is removed. अगर defect remove किया गया तो वो मैरिज जो है वो
ये क्यूरेबल है, उस डिफेक्ट को आप करेक्ट कर लो तो वो मैरिज आपकी रेगुलर हो जाएगी, मतलब लेजिट हो जाएगी। एग्जाम्पल, मैरिज विदाउट द रिक्वायर विटनेस अंडर सुन्नी लॉ। अगर सुन्नी लॉ में मैरिज हो गई लेकिन विटनेस नहीं थे, एक मेल विटनेस था और एक फीमेल विटनेस थी, तो क्या चाहिए, एक मेल विटनेस चाहिए पर 2 फीमेल चाहिए, तो शायद इनको पता नहीं होगा या तब अवेलेबल नहीं होगा, तो इस मैरिज को एकदम वो नहीं बोलेंगे कि ये नल एंड वॉइड है, खारिज है, वैसा नहीं बोलेंगे। इसकी इरेगुलरिटीज़ को करेक्ट किया जा सकता है, मतलब किसी और एक फीमेल विटनेस को लेके आएंगे या फिर एक और मेल को लेके आएंगे, तो जो विटनेस का जो कंडीशन है वो पूरा हो जाएगा, तो वो टेम्पररी जो डिफेक्ट है उसमें से निकल जाएगा और जो फसीद मैरिज है वो सही मैरिज हो जाएगी, वैलिड मैरिज हो जाएगी, मतलब ये जो इरेगुलर मैरिज है वो रेगुलराइज हो जाएगी। मैरिज विथ अ 5th वाइफ वाइल 4 वाइफ्स आर ऑलरेडी लिविंग, तो ये भी फसीद मैरिज है, क्योंकि मुस्लिम में 4 ही मैरिजेस अलाउड है फॉर अ मैन। तो अगर किसी की ऑलरेडी 4 वाइफ हैं और 5th के साथ वो मैरिज कर रहा है, तो ऐसे केस में जो उसकी ये जो मैरिज है वो इरेगुलर है, लेकिन इसको रेगुलराइज किया जा सकता है। कैसे, उन चारों में से किसी एक को भी अगर उसने डिवोर्स दे दिया तो, मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम उसके पास 4 वाइफ्स होनी चाहिए, तो किसी एक को डिवोर्स दे देगा तो इस इरेगुलर मैरिज को वो रेगुलराइज कर सकता है। मैरिज ड्यूरिंग वुमेन्स इद्दत पीरियड, अगर इद्दत पीरियड के टाइम पे मैरिज की है तो इस चीज़ को भी करेक्ट किया जा सकता है, ये एकदम वॉइड नहीं है एब इनिशियो, मतलब इतनी बड़ी गलती नहीं है, वो बाद में फिर से उसको बोल सकता है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जो भी है उस चीज़ को रेगुलराइज किया जा सकता है। मैरिज विथ अ नॉन मुस्लिम वुमेन, अगर किसी मुस्लिम मैन ने नॉन मुस्लिम वुमेन के साथ मैरिज किया है तो भी वो मैरिज जो है वो फसीद है, लेकिन उसको रेगुलराइज किया जा सकता है। अगर वो वुमेन मुस्लिम बन जाए तो, कन्वर्ट हो जाए तो वो मुस्लिम हो जाएगी, तो इस चीज़ को रेगुलराइज किया जा सकता है। तो जो इरेगुलर मैरिजेस हैं उनको रेगुलराइज किया जा सकता है। लीगल इफेक्ट क्या होंगे, द मैरिज कैन बी रेगुलराइज्ड बाय रिमूविंग द डिफेक्ट रिमूव कर दो, ये मैरिज रेगुलराइज हो जाएगी। इफ़ कंज्यूमेशन हैज़ टेकन प्लेस द वाइफ इज़ एंटाइटल्ड टू डोवर, अगर ऐसी मैरिज हुई है और ऐसी मैरिज अभी तक रेगुलराइज नहीं हुई है, अब भी उसमें डिफेक्ट है, फॉर एग्जांपल एक विटनेस का साइन अभी भी बाकी है, या 4 वाइफ्स होते हुए 5th वाइफ है, लेकिन अगर उन लोगों में रिलेशनशिप है, कंज्यूमेशन है, तो वाइफ जो है वो डोवर के लिए एंटाइटल है, मेहर के लिए एंटाइटल है। इसमें से जो भी चिल्ड्रन बॉर्न होंगे, जो भी ये फसीद मैरिज में से, वो सारे बच्चे लेजिटिमेट ही कहलाएंगे। वो ऐसा नहीं होगा कि वो बच्चे लेजिटिमेट है, क्योंकि ये जो मैरिज है वो एकदम वॉइड नहीं है, इसमें कुछ डिफेक्ट है जिसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। नो म्यूचुअल इनहेरिटेंस राइट्स अनलेस द मैरिज बिकम वैलिड, तो कोई इनहेरिटेंस राइट नहीं मिलेंगे, मतलब सक्सेशन के राइट, वसीयत के जो राइट्स हैं वो वाइफ को और बच्चों को नहीं मिलेंगे अगर उस मैरिज को रेगुलराइज नहीं किया गया तो रेगुलराइज कर लिया तो इनहेरिटेंस के जो राइट्स हैं, सक्सेशन राइट्स हैं, वो मिलेंगे। मुट्टा मैरिज क्या होती है, 4 मैरिजेस है, 4 टाइप है। एक तो हमने देखा जो सही है, सेकंड जो बातिल है, जो वॉइड है, तीसरा जो हमने देखा जो इरेगुलर है जिसको फसीद बोलेंगे, चौथा है मुट्टा मैरिज जो टेम्पररी मैरिज है। ये टेम्पररी मैरिज सिर्फ शिया लॉ में ही रिकॉग्नाइज्ड है, सुन्नी लॉ में ऐसी टेम्पररी मैरिज के लिए कोई जगह नहीं है। एज पर सुन्नी लॉ मुट्टा मैरिज इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड। इसके फीचर्स क्या है, फिक्स्ड पीरियड के लिए मैरिज होता है, द ड्यूरेशन एंड डोवर मस्ट बी स्पेसिफाइड, ड्यूरेशन कितना होगा, डोवर ये यूजुअली होता नहीं है, बस एक टाइप ऑफ मैरिज करके दिया है। इट ऑटोमेटिकली डिजॉल्व ऑन एक्सपायरी ऑफ एग्रीड पीरियड, तो एग्रीड पीरियड के बाद ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व होता है। ये टेम्पररी मैरिज मुझे लगता है इसलिए होता होगा कि अगर किसी एक वाइफ को डिवोर्स के बाद अगर फिर से उसको उसी वाइफ के साथ मैरिज करना है तो उस वाइफ को टेम्पररी मैरिज करना पड़ता है, मुट्टा मैरिज, तो शायद ये वो होगा। तो इसके लीगल इफेक्ट्स ये हैं कि चिल्ड्रन बॉर्न फ्रॉम द मैरिज आर लेजिटिमेट, क्योंकि ये मैरिज लेजिटिमेट है।
वाइफ इज एंटाइटल, डोवर के लिए वाइफ एंटाइटल है। जनरली नो म्यूचुअल राइट ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें इनहेरिटेंस के राइट्स कुछ नहीं मिलते क्योंकि ये टेम्पररी पीरियड के लिए है, हमेशा के लिए नहीं है कि उस वाइफ और उसको जो है सक्सेशन में मिलेगा, इनहेरिटेंस राइट्स मिलेंगे। कंक्लूजन क्या है? सही मैरिज वैलिड मैरिज है, फुल्ली वैलिड है। बाटिल मैरिज वॉइड मैरिज है, तो इसका कोई लीगल इफेक्ट ही नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। फसीद मैरिज इरेगुलर है पर इसको रेगुलर किया जा सकता है, डिफेक्टिव है पर उसको क्योर कर सकते हैं। तो मुट्टा मैरिज टेम्पररी है, सिर्फ शिया लॉ में ही है और सुन्नी लॉ में तो अलाउड ही नहीं है। शिया लॉ में भी वैसे अलाउड नहीं है बट होगा कुछ ऐसा। तो ये था टाइप्स ऑफ मैरिज। अब इसके बाद है काइंड्स ऑफ तफवीद अंडर मुस्लिम लॉ। व्हाट इज तफवीद? तफवीद इज डेलीगेटेड डिवोर्स। तो तफवीद उल तलाक मीन्स डेलीगेशन ऑफ अ हस्बैंड्स पावर। तो हस्बैंड, यूजुअली हस्बैंड का ही पावर होता है डिवोर्स के लिए, लेकिन हम लोगों ने डिफ्रेंसिएशन देखे हैं, तलाक, खुला एंड मुबारत। तलाक वो होता है जो हस्बैंड इनिशिएट करता है, यूजुअली हस्बैंड इनिशिएट करता है। कभी कभी ये होता है कि हस्बैंड खुद ही वाइफ को पावर देता है कि वो उसे डिवोर्स दे सकती है, तो वो होता है खुला, जहाँ पे वाइफ इनिशिएट करती है डिवोर्स को बट एक्सेप्ट तो उसके हस्बैंड को ही करना है उस डिवोर्स को। और तीसरा होता है म्यूचुअल कंसेंट में, दैट इज़ मुबारत। तो अब ये है तफवीद क्या है, जो हस्बैंड जो नॉर्मल जो डिवोर्स होते हैं, जो हस्बैंड अपनी वाइफ को बोलता है तलाक, तो वो तफवीद तलाक होता है। जो डेलीगेटेड डिवोर्स है विच मीन्स अ डेलीगेशन ऑफ अ हस्बैंड्स पावर ऑफ डिवोर्स टू हिज वाइफ और टू एनी अदर पर्सन अंडर मुस्लिम लॉ। ये एक्चुअली तफवीद उल तलाक मतलब क्या है कि तलाक का पावर किसको देना, मतलब हस्बैंड किसी और को पावर देता है कि मैं तुम्हें पावर देता हूँ, फॉर एग्जांपल अपनी मदर को, कि मैं आपको पावर देता हूँ कि आप जब भी बोलोगे तब मैं अपनी वाइफ को तलाक दे दूँगा। या फिर वो वाइफ को खुद को ही पावर देता है कि तुम्हें जब चाहिए तब मुझसे तलाक ले लेना। मतलब एक तरह का वो डिवोर्स का डेलीगेट कर रहा है, किसी और को पावर दे रहा है, अपना पावर। यूजुअली हस्बैंड के पास ये पावर है कि वो तलाक देता है बट वो अपना पावर किसी और को डेलीगेट कर रहा है। अंडर मुस्लिम लॉ द हस्बैंड में डेलीगेट हिज राइट to pronounce talaq either permanently or temporarily subject to certain conditions। तो हस्बैंड अपना ये पावर तलाक देने का, तलाक प्रोनाउंस करने का, तलाक को देने का या तलाक को बोलने का ये जो पावर है वो किसी और को देता है या वाइफ को खुद को ही देता है कि तुम्हें जब चाहिए तब मुझसे तलाक ले लेना, वैसा। तो ये जो डेलीगेशन कर रहा है, अपना पावर दे रहा है हस्बैंड, वो टेम्पररी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। Wife exercise this power on the basis of authority delegated by husband। तो हस्बैंड ने उसको पावर दिया है, अगर फॉर एग्जांपल 1 साल के लिए पावर दिया है कि 1 साल के लिए तुम्हें अगर लगे कि मैं सही नहीं हूँ या हमारा रिलेशन सही नहीं है तो तुम मुझे तलाक दे देना, तो वो वाइफ उस पावर को एक्सरसाइज कर सकती है ड्यूरिंग दैट पीरियड, जब तक उसने उसको पावर दिया है। डेलीगेशन डज नॉट डिप्राइव द हस्बैंड ऑफ हिज ओन राइट। लेकिन तलाक का जो ये राइट है हस्बैंड ने वाइफ को दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि अभी वाइफ का ही राइट है, वो ही तलाक देगी। हस्बैंड के पास अभी भी पावर है, वो भी चाहे तो तलाक दे सकता है और उसने वाइफ को भी पावर दे के रखा है कि तुम भी चाहो तो अगर तुम्हें लगे कि सही नहीं हो रहा है तो तुम मुझे तलाक दे देना, और इस दौरान अगर हस्बैंड चाहे तो वो भी दे देगा। इसका मतलब ये है कि तफवीद उल तलाक जो है, तफवीद उल तलाक जो है उससे डिवोर्स का डेलीगेशन दे रहा है, वो पावर दे रहा है किसी और को। पावर दे रहा है इसका मतलब ये नहीं कि उसका पावर चला जाएगा, उसका पावर तो उसके पास ही रहेगा, बल्कि वो किसी और को भी दे रहा है। तो काइंड्स ऑफ तफवीद क्या होते हैं? एक तो इख्तियार होता है, दैट इज हस्बैंड गिव्स द वाइफ द ऑप्शन टू डिवोर्स हर सेल्फ। तो हस्बैंड अगर अपनी वाइफ को बोलता है कि तुम अगर मुझसे डिवोर्स चाहती हो तो तुम अपने आप को आज़ाद कर सकती हो, इसको बोलेंगे इख्तियार। एग्जाम्पल, हस्बैंड सेज यू मे डिवोर्स योर सेल्फ वेन एवर यू विश। मेरी तरफ से तुम्हें छूट है, तुम जब चाहो मुझसे डिवोर्स ले सकती हो। If wife chooses to exercise this option, the divorce becomes effective। अब वाइफ के ऊपर है तो इख्तियार ऑप्शन ये होगा जब वाइफ के ऊपर है, उसको जब चाहे वो उसे डिवोर्स लेके अलग रह सकती है, क्योंकि हस्बैंड ने उसको ये पावर दिया है डिवोर्स
दे, खुद को उस रिश्ते से फ्री करने का। फिर है अमर बिल याद, दैट इज अथॉरिटी इन वाइफ्स हैंड। Under this type, husband places the authority of divorce in the hands of wife, usually for a specified period or under certain circumstances. कोई circumstances के हिसाब से या कोई specified period के हिसाब से ही वाइफ को अगर ये अथॉरिटी दी गई है डिवोर्स देने की या डिवोर्स को स्टार्ट करने की या डिवोर्स को एक्टिवेट करने की, तो ये कब होगा? हस्बैंड में एग्री, हस्बैंड ने फॉर एग्जांपल ऐसा कंडीशन बोली है कि अगर मैं किसी और से मैरिज करूं तो तुम चाहो तो तुम मुझसे अलग हो सकती हो, मतलब इस डिवोर्स को एप्लीकेबल कर सकती हो। तो इसको बोलेंगे अमर बिलियात, दैट इज़ वाइफ के हाथ में है, उसने बोल दिया अगर मैंने किसी और से मैरिज किया तो तुम चाहो तो रहो, तुम चाहो तो डिवोर्स दे दो। तो यहाँ पे वाइफ के हाथ में पावर है, अगर वो चाहे, अगर उसे लग रहा है कि ठीक है चलेगा वो रह सकती है तो रहे, अगर उसे लग रहा है कि नहीं चलेगा, उसको मंजूर नहीं है और पावर तो उसके पास है, तो इसीलिए अगर उसके पास ऐसा पावर है तो वो उस पावर को यूज़ करके मैरिज को डिसॉल्व कर सकती है। थर्ड है मशीहत, दैट इज़ कंडीशनल डेलीगेशन। यहाँ पे एक कंडीशन के ऊपर डिपेंड होगा कि डिवोर्स होगा कि नहीं होगा, मतलब पावर मिलेगा कि नहीं। हम ये जो तफवीद की बात कर रहे हैं वो है डेलीगेशन ऑफ पावर टू हैव डिवोर्स, मतलब किसी और को अथॉरिटी देना, किसी और को मतलब वाइफ को ही यूजुअली कि अथॉरिटी देना कि तुम चाहो तो मेरा ये पावर, हस्बैंड्स के पास पावर है डिवोर्स देने का, तो ये हस्बैंड का पावर वाइफ यूज़ करे, उसकी अथॉरिटी देना किसी और को, उसको बोलते हैं तफवीद। तफवीद के हमने 3 एग्जाम्पल देखे। सबसे पहला था इख्तियार, जिसमें वाइफ के पास पावर है कि जब वो चाहे तब वो डिवोर्स ले सकती है। फिर अमर बिल याद होगा जो स्पेसिफाइड सरकमस्टेंसेस के ऊपर होगा कि अगर किसी और वुमेन से मैरिज किया तो वाइफ के पास राइट है कि वो उस मैरिज को डिसॉल्व करे या रखे, उसकी मर्ज़ी। तीसरा होगा मशीयत जो कंडीशनल होगा, मतलब क्या होगा, हस्बैंड में प्रोवाइड that if he fail to maintain his wife or remain absent for a certain period, she may pronounce divorce by herself. तो यहाँ पे हस्बैंड अपने वाइफ को बोलता है कि अगर मैंने तुम्हें मेंटेनेंस नहीं दिया, मैं तुम्हें खर्चा नहीं दे पाया, तो फिर तुम्हारे पास हक है कि तुम इस मैरिज से फ्री हो सकती हो, मतलब उसने पहले से ही पावर दे के गया है। या फिर वो ये बता रहा है कि अगर मैं 1 साल तक वापस नहीं आया, फॉर एग्जांपल वो फॉरेन में गया काम करने के लिए, वो बोल रहा है कि अगर 1 साल 2 साल 6 साल जितने भी उसको टाइम बोलना है, 6 महीने, कि मैं अगर वापस नहीं आया तो फिर तुम चाहो तो खुद को इस मैरिज से आज़ाद कर सकती हो, इस मैरिज को डिसॉल्व कर सकती हो। तो इसको बोलेंगे मशीहत, दैट इज़ कंडीशनल डेलीगेशन, मतलब कंडीशनल डेलीगेशन दिया, डेलीगेट तो किया है, पावर दे दिया है डिवोर्स का कि चाहिए तो डिवोर्स कर लो खुद ही, बट कंडीशनल है, अगर मैं नहीं आया 1 साल तो तुम कर लो, अगर मैं तुम्हें मेंटेनेंस नहीं दे पाया तो तुम इस मैरिज को डिसॉल्व करो। तो ये वाला कंडीशनल बेस्ड जो है वो तफवीद होगी। तो तफवीद की क्या क्या कंडीशंस है, फीचर्स क्या है कि मुस्लिम लॉ में रिकॉग्नाइज्ड है, मुस्लिम लॉ में हस्बैंड अपने वाइफ को पावर दे सकता है कि वो खुद को खुद आज़ाद करे उस मैरिज से, उसको हस्बैंड की वेट करने की ज़रूरत नहीं कि वो 3 बार तलाक बोलेगा तब जाके वो तलाक होगा एक्टिवेट। द डेलीगेशन जो है वो मैरिज के पहले भी हो सकता है, बाद भी हो सकता है। मैरिज के पहले भी ये कंडीशन वो रख सकती है कि अगर तुमने किसी और से मैरिज की तो फिर मैं ये तलाक ले लूँगी, या तुम अगर बाहर जा रहे हो और अगर 2 साल तक वापस नहीं आए तो मुझे पहले से ही तफवीद दे दो। तो ऐसी सिचुएशंस जो डेलीगेशन है वो मैरिज के पहले भी डिसाइड हो सकती है और मैरिज के बाद भी डिसाइड हो सकती है, और इससे हस्बैंड अपना राइट जो है तलाक का वो लूज़ नहीं करता है, वो सिर्फ किसी और को भी डेलीगेट करता है, वाइफ को भी डेलीगेट करता है, पर उससे उसका हक चला नहीं जाएगा डिवोर्स देने का, वो कभी भी डिवोर्स दे सकता है, उसका हक रिटेन ही रहेगा। द वाइफ कैन एक्सरसाइज द पावर ओनली अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ डेलीगेशन। वाइफ के पास पूरा पावर नहीं है, सिर्फ जो उसको डेलीगेट किया गया है, अगर सिचुएशनल है, कंडीशनल है, टाइम वाला है, टाइम पीरियड है, तो उस हिसाब से ही जो उसको बताया गया उस हिसाब से ही वो डिवोर्स को
एक्टिवेट या डिज़ोल्व कर सकती है मैरिज को, जिस हिसाब से उसको अथॉरिटी मिली है। डेलीगेशन एब्सोल्यूट भी हो सकता है, कंडीशनल भी हो सकता है एब्सोल्यूट डेलीगेशन हो, मतलब हस्बैंड ने वाइफ को परमानेंटली डेलीगेशन दिया हुआ है कि जब भी तुम्हें लगे कि इस मैरिज से फ्री होना है तो तुम हो सकती हो, तो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट डेलीगेशन ऑफ, दैट इज़ तफवीद ऑफ तलाक, तफवीद उल तलाक। और कंडीशनल होगा तो वो किसी कंडीशन पे बेस्ड होगा। तो तफवीद उल तलाक एक डेलीगेटेड डिवोर्स का फॉर्म है जिसमें हस्बैंड अपनी वाइफ को डेलीगेट करता है या किसी और पर्सन को डेलीगेट करता है कि मेरे बिहाफ पे तुम इसको इस मैरिज से रिहा कर देना, इस मैरिज से डिज़ोल्व कर देना। वो अपनी मदर, फादर, बहन, किसी को भी बोल सकता है कि आप उसको पावर ये दे सकता है तफवीद उल तलाक कि उसकी वाइफ से, अगर उसकी वाइफ को फ्री होना है तो वो तलाक उसकी मदर, उसकी बहन, उसका फादर कोई भी दे सकता है। या यूजुअली तफवीद उल तलाक जो होता है वो उसकी वाइफ को ही ऑथोराइज करता है कि तुम्हें जब चाहिए तुम इस मैरिज से फ्री हो सकती हो। तो तफवीद जो होगा इख्तियार हो सकता है, अमर बिल याद हो सकता है और मशीहत हो सकता है। ये हो गया तफवीद। अब है डोवर। क्वेश्चन है, डोवर इज़ एन इनवैल्यूएबल राइट ऑफ अ मुस्लिम वाइफ, कमेंट एंड एक्सप्लेन। डोवर जो है वो हर मुस्लिम वाइफ का हक है, इनवैल्यूएबल हक है, वो सबको मुस्लिम वुमेन को मिलेगा ही। अगर मैरिज के टाइम पे नहीं मिला तो बाद में मिलेगा, लेकिन सर्टनली मिलेगा। उसका अमाउंट पहले से भी डिसाइड हो सकता है और पहले से डिसाइडेड नहीं भी हो सकता है, बट ये जो महर है, ये जो डोवर है, वो उसे मिलेगी ही अगर उनकी मैरिज लीगल वैलिड है तो। डोवर महर इज़ वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट of Muslim marriage. It is a sum of money or property which husband agrees to give or transfer to wife in consideration of marriage. तो मैरिज के बदले हस्बैंड हमेशा कुछ ना कुछ अपनी वाइफ को देने की प्रॉमिस करता है। तो या तो वो उसको कुछ पैसा देगा या तो उसको कुछ कोई प्रॉपर्टी देगा। तो ये तो कंपलसरी हर वुमेन को मिलना ही है अपने हस्बैंड से, उसका हस्बैंड के घर वालों से, उसके हस्बैंड से उसको जो भी प्रॉपर्टी मिलेगी, जो भी पैसा मिलेगा फॉर मैरिज, मैरिज करने की वजह से, कंसिडरेशन ऑफ मैरिज है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये समझ के चलो कि इस कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेशन है महर, जो वाइफ को मिलेगा, जो एक्सेप्ट करेगी मैरिज उसको मिलेगा। तो मैरिज के कंसिडरेशन के लिए हस्बैंड जो है वो या तो पैसे देगा या प्रॉपर्टी देगा, गाड़ी, जो भी उसको देना है एसेट्स वो दे सकता है। अंडर मुस्लिम लॉ डोवर इज़ नॉट द प्राइज ऑफ वाइफ बट द मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। ये कोई वाइफ का प्राइज़ नहीं है, कोई सेल परचेज नहीं हुआ है, ये एक रेस्पेक्ट है कि अगर उसने उससे मैरिज की है तो एज अ रेस्पेक्ट वो अपनी वाइफ को दे रहा है। ऑब्लिगेशन इम्पोज ऑन हस्बैंड, तो इसीलिए हस्बैंड के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो वाइफ को सिक्योर करे, सेव करे, इसीलिए उसको अपनी वाइफ को जो है वो डोवर जो है, महर जो है वो देना होता है। पेमेंट ऑफ डोवर इज़ अ लीगल राइट ऑफ अ वाइफ। तो हर मुस्लिम वाइफ का वो लीगल राइट है कि उसके हस्बैंड से उसको डोवर मिले और यह हर हस्बैंड की ड्यूटी है। एक का राइट होगा, एक की ड्यूटी होगी। Therefore it is often said that dower is an invaluable right, इसीलिए डोवर को इनवैल्यूएबल राइट कहा जाता है। मुस्लिम लॉ में इसे महर बोला जाता है। वो अमाउंट ऑफ मनी भी हो सकता है, प्रॉपर्टी भी हो सकती है, दोनों भी हो सकते हैं, जो वाइफ को मिलेगा अपने हस्बैंड से बिकॉज ऑफ दैट मैरिज। तो डोवर इज़ अ सम ऑफ मनी और प्रॉपर्टी which wife is entitled to receive from husband in consideration of marriage, मैरिज के कंसिडरेशन में जो उसे मिल रहा है। डोवर जो है वो इनवैल्यूएबल राइट है। इनवैल्यूएबल राइट क्यों है? क्योंकि वाइफ के लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। वो अगर किसी से मैरिज कर रही है तो उसके हस्बैंड ने फॉर एग्जांपल उसे 10 लाख का डोवर दिया, तो उसके लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है कि कल को उसने मुझे नहीं देखा, कल को कुछ और उसे ज़रूरत पड़ी, तो उसके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी होना ज़रूरी है। या हो सकता है एज अ डोवर, एज अ महर, उसे एक फ्लैट उसके नाम पे किया हस्बैंड ने, तो ये एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वुमेन के लिए, इसीलिए इसे इनवैल्यूएबल राइट बोलते हैं। तो उसको एक इकोनॉमिक प्रोटेक्शन मिलता है अगर हस्बैंड को कुछ हो गया या मैरिज डिज़ोल्व हो गया या डेथ ऑफ अ हस्बैंड है, तो ऐसे केसेस में उसके लिए सिक्योरिटी हो जाती है ये जो डोवर का अमाउंट या प्रॉपर्टी उसको मिलती है। मैंडेटरी ऑब्लिगेशन है,
कंपलसरी है, इसको कोई भी ये नहीं कर सकता। लॉफुली उन सब मुस्लिम हस्बैंड्स को अपनी वाइफ को देना ही है, भले ही मैरिज के टाइम पे स्पेसिफाई नहीं किया हो कि कितना अमाउंट देंगे, कौन फ्लैट देंगे, क्या देंगे। अगर बात नहीं भी हुई है तो भी वाइफ एंटाइटल्ड है उसे क्लेम करने के लिए। रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी बरकरार रहती है, इससे वाइफ का स्टेटस रहता है, उसके नाम पे कुछ प्रॉपर्टी होगी, उसके नाम पे कुछ फंड्स होंगे, पैसा होगा, एफडी रखेगी, कुछ भी करेगी तो उसका रेस्पेक्ट, ऑनर और रिकग्निशन रहता है। और लीगल राइट है जो एनफोर्सेबल इन कोर्ट है, अगर उसे नहीं मिला तो वो कोर्ट में जाके बोल सकती है कि ये मेरा लीगल राइट है और अपने हस्बैंड के ऊपर सू भी कर सकती है। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिटरी डिवोर्स, और ये आर्बिटरी डिवोर्स का भी प्रोटेक्शन है। कभी अगर डिवोर्स किया हस्बैंड ने या उसका हस्बैंड ने उसको मेंटेनेंस नहीं दिया तो भी उसका प्रोटेक्शन होता रहेगा अगर उसे डोवर का अमाउंट मिला है तो। और राइट अगेंस्ट हस्बैंड स्टेट, तो हस्बैंड के डेथ के बाद वाइफ कैन रिकवर हर अनपेड डोवर, अगर उसको डोवर नहीं मिला है। फॉर एग्जाम्पल उसको बताया गया है कि ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो है वो एज अ डोवर उसको मिलेगी, मतलब कोई फ्लैट है वो एज अ डोवर उसको मिलेगा, लेकिन हस्बैंड की डेथ हो गई तो हस्बैंड की डेथ के बाद भी वो डोवर क्लेम कर सकती है। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड होगा तब तक ही वो डोवर मांगेगी, हस्बैंड के चले जाने के बाद भी अगर वो फ्लैट अभी भी है जो उसको बताया गया था कि एज अ डोवर मिलेगा तो उस फ्लैट में इसका हक है और वो मांग सकती है कि उसका जो भी उसको अगर बेचेंगे या उसका जो भी पैसा आएगा वो वाइफ का हक होगा क्योंकि वो एज अ डोवर उसे मिला था। तो डोवर के काइंड्स क्या होंगे, एक तो स्पेसिफाइड डोवर होगा, मतलब फिक्स होगा, पहले से ही मैरिज के टाइम पे बताया जाएगा कि 1 लाख 10 लाख 50 लाख जो भी होगा वो स्पेसिफाइड डोवर होगा जिसको महर ई मुसामा बोलते हैं। दूसरा होगा प्रॉपर डोवर। प्रॉपर डोवर मतलब यहाँ पे कोई अमाउंट फिक्स नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा कि रीज़नेबल डोवर होगा, कम उसका फैमिली का जो स्टेटस है, उसका कस्टम्स है, वो कौन सा घराना है, कितने रिच है, क्या है, उस हिसाब से उसे प्रॉपर डोवर मिलेगा, मतलब नॉमिनल डोवर मिलेगा उसे। महर ई मिसल उसको बोलेंगे। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ पेमेंट, तो टाइम ऑफ पेमेंट के हिसाब से क्या क्लासिफिकेशन है, अगर तुरंत मिल गया मैरिज के टाइम पे ही या इमीडिएटली आफ्टर मैरिज मिला तो उसे बोलेंगे मुआजल। तो पेबल इमीडिएटली आफ्टर मैरिज, द वाइफ में रिफ्यूज कोहैबिटेशन अंटिल इट्स पेड। तो अगर डिसाइड हुआ है कि मुआजल मिलेगा मतलब मैरिज के तुरंत बाद उसको जो भी महर का अमाउंट है वो मिलेगा, लेकिन अगर नहीं मिला तो वाइफ साथ रहने से मना कर सकती है कि पहले तुम लोगों ने डोवर का जो बोला है वो दो, मेरा लीगल राइट है, नहीं तो मैं साथ में नहीं रहूँगी। तो मुआजल अगर डिसाइड हुआ है तो वो उसको इमीडिएटली आफ्टर मैरिज मिलना ही है, और अगर नहीं भी मिल रहा है तो वो रिफ्यूज़ कर सकती है कोहैबिटेशन, मतलब साथ में रहने के लिए मना कर सकती है जब तक जो मुआजल है, प्रॉम्प्ट डोवर है, वो मिल नहीं जाता। दूसरा होगा डिफर्ड डोवर, जहाँ पे डिसाइड किया जाएगा मुवाजल। मुवाजल मतलब वैसा उन्होंने डिसाइड किया है मैरिज के टाइम पे कि जो भी उसे महर मिलेगी वो कब मिलेगी, अगर मैरिज डिसॉल्व हुई, अगर डिवोर्स हुआ तो ही मिलेगी, या हस्बैंड का डेथ हुआ तो ही मिलेगी, मतलब अभी से नहीं मिलेगी, जब तुम्हें ज़रूरत होगी तब मिलेगा। तो ऐसे हिसाब से अगर डिसाइड हुआ है तो उसे मुआजल बोलेंगे। तो ये वाइफ की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को देखते हुए कभी ये भी डिसाइड हो सकता है कि पहले से उसको दे देंगे तो खर्च हो सकता है, ख़त्म हो सकता है, मिसयूज़ हो सकता है, तो कभी ये डिसाइड होता है, कभी वो डिसाइड होता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर सिचुएशन। राइट क्या है वाइफ का डोवर के लिए कि वो डोवर को क्लेम कर सकती है अपने हस्बैंड के लाइफ टाइम के टाइम पे, कभी भी उससे जब भी चाहे वो कर सकती है, और वो अनपेड डोवर की रिकवरी के लिए उसको सू भी कर सकती है कोर्ट में। और राइट टू रिटेन पोजेशन, हस्बैंड की प्रॉपर्टी में पोजेशन रिटेन कर सकती है जब तक डोवर जो है वो अनपेड है तब तक। और राइट टू रिकवर डोवर फ्रॉम हस्बैंड्स स्टेट, ये तो हमने देखा कि अगर कोई फ्लैट उनको बोला गया है कि एज अ डोवर उसे मिलेगा, लेकिन हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो फिर भी वो जो फ्लैट होगा उसमें उसका ही हक होगा, मतलब हस्बैंड की डेथ के बाद भी उसका जो भी स्टेट है, उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ है उसमें वो अपना डोवर रिकवर कर सकती है।
राइट टू रिफ्यूज़ कॉन्जुगल रिलेशंस अंटिल प्रॉपर डोवर इज पेड। तो जब तक उसे डोवर नहीं मिल रहा है वो चाहे तो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहेगी, वो कोई रिलेशनशिप में नहीं आएगी। अब वो उसका हक है अगर उनसे बात हुई है कि डोवर जो है वो इमीडिएट मिलेगा तो ये इसीलिए बोला जाता है कि इनवैल्यूएबल राइट ऑफ मुस्लिम वुमेन है। तो दैट्स ऑल, 4 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए।